गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? बताना एक बार ऑनलाइन। रितिका, खुशी, जयंत, एनीवन? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है आई थिंक, एक बार कंफर्म कर दो बस। ठीक है, चलो अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, है ना? टॉपिक आई थिंक नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेक्शन 27 से 30 तक। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, है ना? ये ले रहे हैं। पेन क्यों नहीं है? ठीक है। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट एक डॉक्ट्राइन है, जैसे कैवेट एम्प्टर अपनी डॉक्ट्राइन थी ना, वैसे ही क्या है अपना नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। मतलब क्या होता है इसका? नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, मतलब जो चीज आपके पास नहीं है वो आप आगे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट इज, कैन आई से ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स? ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स। एक फनी स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर बात करें, अगर मेरे पास 10 रुपए है ना बेटा, मैं तुम्हें 10 रुपए ही दे सकती हूँ, मैं तुम्हें 10 की जगह 15 नहीं दे सकती। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आगे भी ट्रांसफर नहीं कह सकती। द टाइटल ऑफ बायर कैन नेवर बी बेटर देन दैट ऑफ दी सेलर। जो चीज सेलर के पास नहीं है वो बायर को भी नहीं मिलेगी। ये हमारा कहता है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। शॉर्ट में बोले तो ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स। ठीक है। हायर परचेज स्टोलन प्रॉपर्टी में बोनाफाइड परचेजर को भी वैलिड टाइटल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पहले वाले के पास नहीं होती। हायर परचेज में हायरर के पास ओनरशिप नहीं होती, इस वजह से वो आगे भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? हायरर को ओनरशिप कब मिलती है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो हायरर थोड़ी ना रहेगा बेटा, ओनर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? हैप्पी फेसेस चलो, ये समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? देखो बाद में खुश हो लेना। ठीक है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी का भी केस सेम है। स्टोलन प्रॉपर्टी में भी जो बंदा चीज बेच रहा है उसके पास ओनरशिप नहीं होती, इस वजह से आगे वाले को भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लिख लेना एक जगह, इन केस ऑफ हायर परचेज एंड स्टोलन प्रॉपर्टी द सेल इज वॉइड। लिखवा दिया था आई थिंक कल वैसे। सेल इज वॉइड इवन द बोनाफाइड परचेजर डज नॉट गेट गुड टाइटल। सेल इज वॉइड even the bona fide purchaser does not get good title. When the bona fide purchaser, in case of hire purchase and stolen property, sale is void, even bona fide purchaser does not get good title. When bona fide purchaser does not get good title, उसको भी नहीं मिलती। बोनाफाइड परचेजर को भी अच्छी टाइटल नहीं मिल पाती। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या कहेंगे? जनरल रूल क्या कहता है कि ओनर ही अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, जनरल में यही बोला ना। तो अभी एक्सेप्शन क्या बोलेंगे? इन केसेस में नॉन ओनर भी गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है एंड द सेल विल बी वैलिड, दैट इज बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। अब मैं देखो सब जगह सब पॉइंट्स में वर्ड आएगा बोनाफाइड परचेजर, तो एक जगह इसके लिए 2 लाइनें लिख। बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? बोनाफाइड परचेजर, he purchases the goods in good faith. He purchases the goods in good faith for consideration, in good faith for consideration, and has no knowledge
has no knowledge that seller has no right to sell the goods. Seller has no right to sell the goods. मतलब ये बंदा इनोसेंट है, गुड फेथ में गुड्स को खरीद रहा है, पैसे दे के खरीद रहा है, और इसको ये जानकारी नहीं है कि सेलर के पास बेचने का अधिकार नहीं है. इज एन इनोसेंट पर्सन, और लॉ इसको हमेशा फेवर करता है एक्सेप्ट इन 2 केसेस. 2 केस में तो इसको भी नहीं करेगा. कौन? हायर परचेज, स्टोलन प्रॉपर्टी. वहां पर तो बोनाफाइड वाले को भी कुछ नहीं. क्लियर है ना? तो आप देखो, अब इनके एक एक करके पॉइंट्स आएंगे. सेक्शन नंबर तुम्हारे कौन से चल रहे हैं भाई? 27 से 30. तो स्टार्टिंग विद दिस योर फर्स्ट वन, ये तुम्हारा सेक्शन 27 है. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल केस स्टडी. मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. करेंगे हम इसका क्वेश्चन भी. क्या दिया हुआ है देखो, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट मतलब बिजनेस एजेंट. अच्छा बेटा बताओ, आप होंडा की एजेंसी पे गए और आपने क्या किया? बाइक खरीद ली. आपको ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी. बेचने वाला मर्केंटाइल एजेंट ही तो है कि नहीं है? बताओ. 3 चीजें पूरी होनी चाहिए. वैलिड ओनरशिप पास हो इस केस में 3 चीजें पूरी होनी चाहिए. पहला, बेचने वाला मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट याद आ रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है. उसके पास 4 काम करने की अथॉरिटी होती है. यूनिट 1 में डेफिनेशन आई थी मर्केंटाइल एजेंट 2 का सबसेक्शन 9. क्या था? 4 काम क्या कर सकता है? गुड्स को खरीद सकता है, बाय द गुड्स, बेच सकता है, सेल द गुड्स, कंसाइन द गुड्स, ही कैन बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स. 4 काम करने की अथॉरिटी होती है ना. अच्छा देखो, बेचने वाला कौन? मर्केंटाइल एजेंट. उसके पास पोजीशन किसकी कंसेंट से रखा हुआ है? ओनर. भाई आप एजेंसी वाले के पास गए, उसके पास बाइक्स कैसे रखी हुई है? विद द कंसेंट ऑफ द होंडा कंपनी. और खरीदने वाला बंदा कौन? बोनाफाइड परचेजर. आप पैसे देके चीज खरीद रहे हो, डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द फ्रॉड ऑफ द सेलर. समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही? बताओ. इनोसेंट हो, लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा. सेल विल बी वैलिड. क्लियर है क्या? बताओ आप. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. सेल बाय वन ऑफ दी जॉइंट ओनर्स. वन ऑफ दी जॉइंट ओनर्स. जॉइंट ओनर सेल कर रहे हैं. कैसे? ए, बी और सी ने मिलकर के एक कार खरीदी. दे आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कार. इन तीनों की कंसेंट से जो कार थी वो फार्म हाउस पे पार्क्ड है. पोजीशन किसके पास है? सी के पास है. विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स, सी ने ही कार क्या की? बोनाफाइड परचेजर डी को बेच दी. सेल विल बी वैलिड. बेचने वाला कौन है? जॉइंट ओनर. उसके पास पोजीशन कैसे है? विद द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर. और खरीदने वाला कौन है? बोनाफाइड परचेजर. द सेल विल बी वैलिड. क्लियर है क्या? बोलो मुझे. समझ आ गई चीज? ये 3 कंडीशन पूरी होते ही तुम्हारी सेल वैलिड मान ली. एक सब में कॉमन आएगी, बोनाफाइड परचेजर. क्या ये दोनों के पास क्या ऑप्शन है वो भी सुन लो. दे कैन नॉट डिमांड द कार बैक. कार नाउ बिलोंग्स टू बी. They can only amount the damages or their part of receipt from C. Cannot demand the car back. सेल तो हो गई वैलिड, तो कार तो किसकी हो गई बेटा? डी की. सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? पैसे ले सकते हैं, वो भी किससे? समझ आ गई चीज की नहीं आई? बताओ. है ना? आगे देखते. देखो नेक्स्ट आ रहा है. ये 28 था. 27 28 पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनके नंबर याद करा दिए. 27 से 30 तक के सेक्शंस है. ब्रॉडली याद कर लेना बहुत है. शुरू के 2 जो है इन पे केस स्टडी बनती है, इसलिए इनके याद कर लेना. 27 28. अब क्या आया देखो, पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसके अंदर मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ से. देखो ए जो है वो एक ज्वेलर है, ठीक है. बी ने क्या किया? बाय वे ऑफ फ्रॉड एक कॉस्टली रिंग जो है
वो अक्वायर कर लिए से ज्वेलर से। आपको पता है फ्रॉड में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा अवॉइडेबल। इससे पहले कि सेलर को इस कॉन्ट्रैक्ट का, इसका फ्रॉड का पता चलता, वो इसे कैंसिल करता। बी जो है उसने क्या किया, ये रिंग बेच दी किसको, सी को, और सी खरीद रहा है गुड फेथ में, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी वैलिड। कंडीशन क्या है, द पोजीशन शुड बी अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। है कि नहीं है बताओ मुझे, फ्रॉड के थ्रू है, ठीक है। दूसरा, इसे अभी तक कैंसिल नहीं किया गया था, इससे पहले कि सेलर इसको कैंसिल करता, एक कमोडिटी ट्रांसफर हो गई, किसको हो गई, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी। अब क्या ऑप्शन है ए के पास, कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी। इसने फ्रॉड किया, उससे डैमेजेस ले लो, लेकिन कैन नॉट डिमांड द रिंग बैक। रिंग नाउ बिलोंग्स टू बोनाफाइड परचेजर, ही विल गेट गुड टाइटल। समझ आई चीज की। गुड टाइटल का मतलब है कमोडिटी तो ट्रांसफर हो गई, तुम्हें लेने तो सिर्फ क्या मिलेंगे तुम्हें, डैमेजेस, वो भी किससे, इमीडिएट पर्सन से। बोनाफाइड परचेजर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ आ गई ये वाली बात। अब इसी को यहाँ पर मिलेगा आपको, यही चीज देखो यहाँ पे, क्या चीज आ रही है इसके अंदर, देखो पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसे अभी तक कैंसिल नहीं किया गया था, और खरीदने वाला बंदा कौन, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी वैलिड, सेल विल बी वैलिड। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा, इस पे कभी भी केस स्टडी बनाई जा सकती है, जैसी मैंने आपको बताई अभी भी ज्वेलर वाली। फोर्थ पॉइंट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स कंटिन्यूज इन द पोजीशन देयर ऑफ। सेलर ने गुड्स को बेच दिया है, लेकिन पोजीशन अभी भी इसके पास है। क्या कहना चाहते हैं, सेलर के पास क्या है, गुड्स का पोजीशन, लेकिन ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो चुकी है, बायर को, और बायर उसे आगे किसी और को ट्रांसफर कर दे। वो बंदा कौन है, सेलर उसे आगे किसी और को ट्रांसफर कर दे, और वो बंदा कौन है, बोनाफाइड परचेजर, द सेल विल बी वैलिड। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अपने यहाँ जयपुर में एक ट्रेडिशन है बेटा, कोई भी 4 व्हीलर खरीदा तो वी प्रिफर टू टेक इज डिलीवरी ऑन वेडनेसडे। पहले उसको मोती डूंगरी मंदिर लेके जाते हैं और उसके बाद में अपने घर लेके आते हैं, है ना ऐसा। तो मान लो एक बायर है, उसने फ्राइडे को एक लेटेस्ट मॉडल की कार फाइनल कर दी, ठीक है, लेटेस्ट होने की वजह से थोड़ी शॉर्टेज में है, लेटेस्ट मॉडल की एक कार फाइनल कर दी, पेमेंट कर दिया, और क्या बोला, इस कार की डिलीवरी कब लूंगा, वेडनेसडे को। सैटरडे को एक कस्टमर आ गया उस शॉपकीपर के पास, कार वाले के पास, क्या बोलता है, मुझे ये वाला पीस चाहिए। अब वो अगर उसको बोलेगा कि भाई ये पीस तो ऑलरेडी बिक चुका है, सेकंड पीस उसके पास नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, अगर वो मना करेगा, ही विल लूज अ कस्टमर। अब वो क्या सोचता है, इसको तो बुधवार को देना है ना, मंडे को कंसाइनमेंट आ रहा है, सेम टू सेम पीस आएगा, किसको दे दूंगा, पहले वाले बायर को, ठीक है, तो मैं डिफॉल्टर भी नहीं होऊंगा और मेरा एक कस्टमर भी बच गया। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। तो इस तरीके के अरेंजमेंट सेलर डेली लाइफ में करता है। अब यहां पर क्या है, आप खरीद किससे रहे हो बेटा, सेलर से, दुकान पे जाके पैसे देके खरीद रहे हो, ऑब्वियस सी बात है यू विल गेट गुड टाइटल। अब इन केस मान लो कंसाइनमेंट नहीं आया, अब ये वेडनेसडे को उसको नहीं दे पाया, तभी तो फंसेगा, और अगर नहीं आया तो भी क्या है, डैमेजेस ही लिए जा सकते हैं, सिर्फ किससे, शॉपकीपर से। द सेल इज वैलिड, बोनाफाइड परचेजर से आप कार वापस नहीं ला सकते। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। सेलर पे केस फाइल करो, तुम अपनी बात से मुकर गए, उससे ले लो डैमेजेस, ठीक है ना, लेकिन आपको कार उस नए बंदे से नहीं मिलेगी जो पैसे देके लेके गया। सेल विल बी, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड। समझ आ गई बात। अब इसी का उल्टा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। इस बार क्या होगा, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग द पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम। मतलब बायर के पास पोजीशन है, लेकिन ओनरशिप अभी भी किसकी है, सेलर की। कैसे देखो, ए ने गुड्स बेचे बी को क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे माल बेचा, अब पोजीशन तो बेटा आ गया किसके पास,
बी के पास, लेकिन ओनरशिप तो अभी भी सेलर की है ना, गाड़ी पे बेचा है ना, सेलर है हमारा। अब इस केस में क्या होगा, इसने बेच दिया बोनाफाइड परचेजर को, सेल विल बी वैलिड। ज़्यादा क्या ले सकते हो, डैमेजेस, किससे ले लो, बी से। कैन नॉट डिमांड द गुड्स बैक, द सेल विल बी वैलिड। यूजुअली यही माना जाता है ना, चीज जिसके पास है उसी की होगी, पोजीशन तो था ही ना इसके पास, है ना। क्या दिया है देखो, बायर के पास क्या है बेटा, पोजीशन। ओनरशिप किसके पास, सेलर के पास। बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। उल्टा ही था ना उस पॉइंट का जस्ट। अब क्या आया देखो, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, कहीं और भी वर्ड आया, कहाँ पड़ा एस्टॉपल, माइनर की पोजीशन। क्या कहता है, क्या माइनर पे ये रूल लगता है एस्टॉपल का, नहीं लगता। वो अपनी बात से मुकर भी जाए तो लॉ उसका साथ दे रहा था, मोरी बीबी वर्सेस धमदास घोष, याद आ रहा है, ठीक है। एस्टॉपल मतलब अपनी ही कही बात से मुकर जाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। देखो कैसे, ए ने बी से बोला यार मुझे ना कोई एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी, इन फीचर्स वाली एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है। बी ने उसको विश्वास दिलाया, जैसी कार तू चाहता है वैसी कार किसके पास है, बी के पास, तू खरीद सकता है। बी की बात पे ही बिलीव करके ए ने ये कार क्या है, सी से खरीद ली, पैसे देके खरीदी है। ए है तुम्हारा बोनाफाइड परचेजर। समझ आई बात। अब इस केस में देखो यहाँ पे, अगर जो है ना रियलिटी ये थी, कार का ओनर खुद बी था, कार का ओनर खुद बी था। अगर बी को ये लगा कि अगर मैंने ए को बोल दिया कार मेरी है तो ये बार्गेनिंग करेगा, थोड़ा मेरा जानकार टाइप का बंदा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक और बंदे को इंट्रोड्यूस करा दिया, गुड्स को सेल कौन कर रहा है, ठीक है, सेलर कौन है, ठीक है। तो बी ने ही विश्वास दिलाया कि सी के पास बेचने का राइट है, तो बाद में बी कभी ये नहीं बोल पाएगा कि भाई सी के पास तो बेचने का राइट नहीं है, कार तो मेरी थी। बाय एस्टॉपल द सेल विल बी वैलिड। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। द ओनर विल बी एस्टॉप्ड बाय कंडक्ट टू डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। ओनर कभी ये नहीं कह पाएगा कि सेलर के पास तो गुड्स को बेचने का राइट नहीं है, चीज तो मेरी है। क्यों, इसने खुद ने अपने कंडक्ट के थ्रू ए को बिलीव दिलाया है, कार किसकी है, सी की, तो बाद में अपनी कई बात से मुकर नहीं, रूल ऑफ एस्टॉपल लगेगा, सेल विल बी वैलिड। क्लियर है क्या बताओ। इसका एग्जांपल बनाओ भाई, इसका एग्जांपल बना लो, क्योंकि ये तुम्हें बाद में समझ नहीं आएगा। कैसे लिखना है, ए जो है वो बी के पास गया कि मुझे कैसी कार खरीदनी है, सेकेंड हैंड कार। बी उसको बिलीव्स दिलाता है, बी मेक्स ए बिलीव हैज सच अ कार, कैन बाई। बिलीविंग ऑन हिम, सी से ये कार ए ने खरीद ली, सेल विल बी वैलिड, ए विल गेट गुड टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। बी कभी ये नहीं कह पाएगा किसी के पास बेचने का राइट नहीं था, कार तो मेरी थी। द ओनर ऑफ द गुड्स विल बी स्टॉप्ड बाय हिज कंडक्ट टू डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। लाइन आएगी आईसीआई में एज इट, ओनर ऑफ द गुड्स को रोका जाएगा ये कहने के कि सेलर के पास गुड्स को बेचने का राइट नहीं है। बी कभी ये नहीं कह पाएगा कि सी के पास कार को बेचने का राइट नहीं है, कार तो मेरी है। बाय एस्टॉपल द सेल विल बी वैलिड। क्यों, इसने खुद ने बेटा ए को विश्वास दिलाया है कि कार किसकी है, बाय एस्टॉपल द सेल विल। ये सेम टू सेम लाइन यहाँ पे मिलेगी। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, वेयर द ओनर इज एस्टॉप्ड, ओनर कौन था, बी, एस्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर, सेलर कौन था, सी एग्जांपल में, अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। समझ आई बात की नहीं है बताओ। ए था तुम्हारा बोनाफाइड परचेजर। इसके आगे नेक्स्ट क्या आया, सेल बाय अनपेड सेलर। यूनिट 4 का नाम ही क्या है, अनपेड सेलर। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेलर जो कि क्या है, अनपेड।
मतलब इसे अपने गुड्स के लिए या तो पैसे नहीं मिले या फिर चेक वगैरह दिया गया था जो क्या हो गया, बाउंस हो गया। अल्टीमेटली ही इज अनपेड, तो अपने पैसे नहीं मिले, अल्टीमेटली ही इज अनपेड। इसने अपने दो राइट यूज किए, चैप्टर 4 में पढ़ोगे, दो राइट्स यूज किए। कौन से? एक तो यूज किया राइट ऑफ एन, और एक यूज किया राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। फिर भी इसको पैसे मिले नहीं। अब पैसे मिले नहीं तो ये गुड्स को आगे क्या करेगा? रीसेल, बेचेगा आगे। और अगर खरीदने वाला कौन? बोनाफाइड परचेजर, ही विल गेट गुड टाइटल। मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ? अनपेड सेलर है, राइट ऑफ लियन यूज किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, फिर भी पैसे नहीं मिले, खींच पड़ी है इसके पास, क्या करेगा? आगे बेच देगा। खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, देन ही विल गेट गुड टाइटल, वैलिड ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। सेल अंडर अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजन के अंदर सेल कौन सी? एक तो आया तुम्हारा ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर, कब अपॉइंट होता है? इंसॉल्वेंसी के केस में। एक कंपनी दिवालिया हो गई तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और एक पर्सन दिवालिया हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अपॉइंट होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है? इंसॉल्वेंट की असेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करता है। असेट्स उसके पास कम है, लाइबिलिटीज उसकी ज्यादा है, तो जो भी असेट्स है बेचेगा। और खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, ही विल गेट गुड। एक कोर्ट के ऑफिसर से अगर चीज खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी टाइटल मिलेगी, नहीं मिलेगी ना? अब देखो ये भी वर्ड पढ़ा था कहीं पे, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। ड्यूटी क्या कहती है? रियल ओनर को ढूंढो, मिल जाए तो चीज वापस कर दो, है ना? लेकिन फर्स्ट राइट तो रियल ओनर का, पर ना मिले तो सेकंड राइट फाइंडर का ही तो था। उसने खूब कोशिश की ढूंढने की, नहीं मिला, अब ये बेचेगा। और अगर खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर, he will get good title, sale will be well। सेल बाय पॉनी और प्लेजी, पॉनी और प्लेजी की सेल कैसे हुई वो देखो एक बार। पॉनी और प्लेजी क्या हुआ देखो, ए ने अपने गुड्स गिरवी रख दिए बी के पास, इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे प्लेज। ए जो है वो गिरवी रख रहा है, जो उसको बोलते हैं प्लेजर। जिसके पास गिरवी रखा वो प्लेजी। प्लेजर के लिए वर्ड क्या है? पॉनर। और प्लेजी को ही क्या बोला जाता है? पॉनी। इसी के लिए दूसरे नाम है, इंटरमीडिएट में आएंगे आपके ये दोनों, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ए ने अपने गुड्स रखे, सपोज करो गोल्ड गिरवी रखा इसके पास, बी ने इसको बेच दिया, तो कौन है हमारा? बोनाफाइड परचेज, द सेल विल बी वैलिड। ज्यादा क्या ले सकते हो? डैमेजेस, नथिंग एल्स। समझ आ गई बात? बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल, सेल बाय प्लेजी और पॉनी, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। सारे पॉइंट समझ आ गए क्या? बताओ। मेमो दैट की डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी कवर कर रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ मैंने समझा दिया तुम्हें। अब इसी को आईसीआई से करा देती हूँ और इसके प्रैक्टिकल करा देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अगर इसने बेचा है, डिपेंड करता है कोर्ट को जो रीजनेबल लगे। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई डैमेजेस दिलाने चाहिए तो वो दिलाएंगे, है गलत तभी मिलेंगे। अगर जानबूझ के किया है तो मिलने चाहिए ना, तो इस वजह से मिलेंगे यहाँ पे। अदरवाइज जितना लॉस होता है कोर्ट उतना दिलाता है। ये वाला केस इस तरीके का था कि यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा। आगे क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, एक बार आईसीआई डाउनलोड करते हैं। थिंक थ्रू ही जाना पड़ेगा। फॉर्मेट बदल दे।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, सेक्शन नंबर 27 से 30। आप यहाँ से ले सकते हो ये मैटर। जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट seller cannot transfer to the buyer of goods a better title than he self has. The seller is not the owner of goods. Buyer also does not become the title of buyer will be the same as that of the seller. इसी रूल को क्या बोला जाता है? Nemo that code non habit. No one can give what he has not got. जो चीज आपके पास नहीं है आप आगे भी ट्रांसफर नहीं। दो एग्जाम्पल, एक तो आएंगे स्टोलन गुड्स और एक आएगा हायर परचेज। आ गया, ठीक है। इन दोनों केस में बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता, द सेल विल बी वॉइड, सेल विल बी। अब इसके आ जाएंगे तुम्हारे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन नंबर 1, सेल बाय मर्केंटाइल। देखो, नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू इन दीज केसेस। देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है कि जनरली द ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इवन अ नॉन ओनर कैन गिव अ गुड टाइटल। एक्सेप्शन पूछ रहा है, इसका मतलब तरीके से क्वेश्चन आता है। आईसीआई के पीछे भी दिया हुआ है क्वेश्चन। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, क्या दिया हुआ है देखो, कौन बेच रहा है भाई? मर्केंटाइल एजेंट। गुड टाइटल ट्रांसफर होगी प्रोवाइडेड 3 थिंग्स आर सेटिस्फाइड। पोजीशन होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर। कौन बेच रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है हमारा? मर्केंटाइल एजेंट। गुड फेथ में, नो नोटिस ऑफ फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, कैन कॉल इट बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, सेल विल बी। यही था पीडीएफ में भी, यही तीनों पॉइंट थे हमारे। मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो गुड्स को बेच सकता है, कंसाइन कर सकता है, खरीद सकता है, बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स। यही था सेक्शन नंबर 29, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर और को ओनर। 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स। बेचने वाला कौन है? जॉइंट ओनर। पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स, खरीदने वाला बोनाफाइड परचेजर। गुड फेथ में खरीद रहा है एंड हैज नो नॉलेज दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। एबीसी 3 भाई हैं, जॉइंट ओनर है किसके? टीवी और वीसीआर। बी और सी की कंसेंट से पोजीशन किसके पास? ए के पास। ए ने टीवी वीसीआर किसको बेच दिया? बी को। गुड फेथ में खरीद रहा है, सेल विल बी वैलिड। ठीक है, अब आया पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। पोजीशन किसके अंदर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, जिसे अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड अंटिल टाइम। एंड खरीदने वाला कौन? बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वेल, सेल विल बी। एग्जाम्पल पढ़ लो, यही था कि नहीं था? सही एग्जाम्पल किया है अपन ने भी। ठीक है, आगे देखो, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। मतलब सेलर के पास पोजीशन है, ओनरशिप किसकी? बायर की। मतलब मोती डूंगरी वाला जो एग्जाम्पल लिया था उसकी बात चल रही है। ठीक है, क्या दे रखा है भाई? एक पर्सन जो है उसने गुड्स को बेच दिया, पर अभी भी पोजीशन उसके पास है, या तो गुड्स का या फिर ओनरशिप के कागज का। सेलर ने गुड्स तो आगे बेच दिए, लेकिन अभी भी उसके पास या तो गुड्स का पोजीशन है या फिर ओनरशिप के कागज है। और क्या कर रहा है ये? इसको बेच रहा है, किसको? बोनाफाइड परचेजर को। सेल विल बी वैलिड। एग्जाम्पल पढ़ लो। आईपीएल मैचेस, पी ने टीवी खरीदा आर से। आर ने कहा कि डिलीवर करूंगा 1-2 दिन बाद में, और फिर उसने हाई प्राइस में क्या किया? एसपी को बेच दिया। सेल विल बी वैलिड। बेचने वाला सेलर है, ठीक है, तो गुड टाइटल तो मिलेगी मिलेगी। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लो आप? डैमेजेस ले लो, ऑप्शन नहीं है बाकी। सेम केस यहाँ पर देंगे,
बायर के पास पोजीशन है, ओनरशिप किसकी है? सेलर की। एग्जाम्पल दिया था क्रेडिट पे गुड्स बेचे बेटा, तो वहाँ पोजीशन तो आ जाता है लेकिन ओनरशिप किसकी है? सेलर की। तो यहाँ पर सीधे चाहे तो वहीं से ले लेना, बता देती हूँ। बायर के पास विद द कंसेंट ऑफ सेलर क्या आ गया? पोजीशन, और उसने ट्रांसफर कर दिया किसको? थर्ड पर्सन जो कि गुड फेथ में खरीद रहा है, बोनाफाइड परचेजर। द सेल विल बी वैलिड। सेल कौन कर रहा है? बायर, जिसके पास क्या होना चाहिए? पोजीशन। खरीदने वाला कौन? बोनाफाइड परचेजर। द सेल विल बी वैलिड। अब एक थोड़ा सा आपके लिए माइंड ट्विस्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब नहीं कि भाई यही आंसर जाएगा। क्या और बता दूं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया क्या? यहाँ तक का पढ़ो, यहाँ तक, और आप मुझे बताओ आप आंसर कैसे लिखोगे। वो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है, लीगल प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। हैव अ रीडिंग। बहुत कुछ हिंट दे रहा है क्वेश्चन आपको, पढ़ने की कोशिश करो तो। सेल वर्ड हो गई, ठीक है। कंक्लूजन तुमने बता दिया, फैक्ट यहाँ दिए, लीगल प्रोविजन क्या डालूं? नेमो दैट, कोड, नॉन, हैबिट, जनरल रूल डाल के आओगे भाई। नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ एज। भाई याद करो एग्जाम्पल में हायर परचेज था कि नहीं था? तो ये केस तो हायर परचेज का है ना। क्या लिखा है देखो, हाउ एवर अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट गिव हिम ओनली एन ऑप्शन टू बाय इज नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। यहाँ कवर नहीं होगा, उस पे क्या लगेगा? जनरल रूल। और जनरल रूल क्या है? नेमो दैट, कोड, नॉन, हैबिट। मतलब लीगल प्रोविजन में नेमो दैट शॉर्ट में बताना था। आई होप याद रहेगा। चाहे क्वेश्चन हायर परचेज का आ जाए चाहे स्टोलन प्रॉपर्टी, नेमो दैट जनरल रूल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। सेम लाइन मिलेगी, देखो कौन सी? ओनर इज स्टॉप्ड बाय कंडक्ट डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। लाइन थी ना डिट्टो अपने नोट्स में। बी को रोका जाएगा, वो ये नहीं कह सकता सी के पास बेचने का अधिकार नहीं है। बाय एस्टॉपल द सेल विल बी। सेम टाइप का एक एग्जांपल इन्होंने भी डाला है, पढ़ लो ये वाला। A said to B, a buyer, presence of C, that he is the owner of the horse, but C remained silent, जबकि घोड़ा उसका है। बाई कंडक्ट जो है ना वो बायर को बिलीव दिला रहा है द हॉर्स बिलोंग्स टू ए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? बाद में मना नहीं कर पाएगा। वी बॉट द हॉर्स फ्रॉम हियर, द बायर गेट अ टाइटल, जबकि सेलर के पास बेचने का राइट नहीं था, ओनरशिप नहीं थी ना। दिस केस बाय हिज ओन कंडक्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग हिज अथॉरिटी टू सेल द हॉर्स। सी कभी ये नहीं कह पाएगा कि ए के पास बेचने का अधिकार नहीं है। क्यों? उस समय चुप रहा है ना। बाई कंडक्ट बिलीव दिला दिया कि गुड्स किसके हैं? ए के। अब मुकर सकता, the sale will be valid. Yes, C's silence has induced the B to believe that A is the owner of the owner of goods, denied from saying seller has no authority to sell. Owner of goods denied by conduct to say that seller has no right to sell the goods. Sale by estoppel, sale will be unpaid seller। दो राइट यूज करेगा बेटा, एक तो कौन सा? राइट ऑफ लिया, दूसरा कौन सा? फिर भी नहीं मिले पैसे, क्या कर देगा? रीसेल। और बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। पढ़ा था अपन ने। अब आ रहा है सेल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर बेच रहा है, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। फिर क्या बेचा? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने बेचा, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल। और पॉनी ने बेचा, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल।
0.8 दिए हुए हैं, शुरू के कोई भी 6 पॉइंट अच्छे से कर लेना, थ्योरी के लिए तो बहुत है, समझ रहे हो बात मेरी? शुरू के कोई भी 6 पॉइंट कर लेना। एट्थ वाला भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें 3 सब पॉइंट है, आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने बोला शुरू वाले कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आई क्या बात? अब इसके कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा अपनी वाली बुक से, चैप्टर नंबर 3। देखो, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में टिक लगाओगे, जब भी टाइम मिले कर लेना, ठीक है? एक तो चलिए मैं करा दूंगी यार, पहले इसके कर लो। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं, पेज नंबर 133 पे। आज जो टॉपिक किया है पहले उसके कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रीडिंग लगाना एक बार। ओनर ने अपनी कार मर्केंटाइल एजेंट को दी है और क्या कहा है, 50,000 से नीचे मत बेचना। अब ये जो मर्केंटाइल एजेंट है 40,000 में बेच देता है, और जो खरीदने वाला बंदा है वो बोनाफाइड परचेजर है, ठीक है? भी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑल्सो, उसने मनी को भी मिस यूज किया है। यूज ए टू रिकवर द कार, कैन ही रिकवर द कार फॉर बोनाफाइड परचेजर? नो, द सेल विल बी। अब इसके अंदर आंसर कैसे दिया वो देखो तुम। सबसे पहले तो बताया मर्केंटाइल एजेंट होता क्या है, पहले बोला किससे रिलेटेड है प्रॉब्लम, सेक्शन 27। फिर 29 के अंदर जो मर्केंटाइल की डेफिनेशन है एजेंट की वो बता देना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 4 काम करने की अथॉरिटी, कैन सेल द गुड्स, ही कैन कंसाइन द गुड्स, ही कैन बाय द गुड्स, ही कैन बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स, कर सकता है ना ये काम। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इन 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, पोजीशन किसकी कंसेंट से, ओनर की कंसेंट से, या तो गुड्स का या ओनरशिप के कागज का। दूसरा, एजेंट कैसा है तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मर्केंटाइल एजेंट, और नीचे के 2 पॉइंट मिला के बताएंगे बोनाफाइड परचेजर। कैसे बायर कैसे कर रहा है काम, गुड फेथ में, एंड हैज नो नॉलेज दैट सेलर हैज नो राइट टू द गुड्स। हो गया ना? तो यहाँ पर सेल वैलिड हो जाएगी, बोनाफाइड परचेजर को अच्छी टाइटल मिल जाएगी, आप कार वापस नहीं ले सकते, यू कैन हैव ओनली डैमेजेस, वो भी किससे, मर्केंटाइल एजेंट। बोनाफाइड परचेजर से कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रहेगी क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी जॉइंट ओनर हैं कार के, ट्रक के, इनके सबकी सहमति से पोजीशन किसके पास, के पास। बी ने क्या किया, एसी की जानकारी के बिना किसको बेच दिया, एक्स ने खरीदा है ना, बोनाफाइड परचेजर विल गेट गुड टाइटल, सेल विल बी वैलिड। 3 कंडीशन दिया ना, बेचने वाला कौन, जॉइंट ओनर, उसके पास पोजीशन कैसा, विद कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर, और खरीदने वाला कौन, बोनाफाइड परचेजर। देखो, वन ऑफ दी सेवरल जॉइंट ओनर के पास पोजीशन है, पोजीशन किसके परमिशन से, अदर को ओनर्स, और खरीदने वाला कौन, बोनाफाइड परचेजर, सेल विल बी वैलिड। ठीक है, रीडिंग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, सेल और रिटर्न बेसिस पढ़ा था बेटा। Buyer took delivery of 20 tables from the seller on the sale or return basis without examining them. Subsequently 5 टेबल 20 में से इसने क्या की, आगे बेच दी इसको, कस्टमर्स को। सेलर ने कितनी दी हैं टेबल्स, 20 टेबल्स, इसको दी हैं, बायर को, इस बेसिस पे दी हैं, सेल और रिटर्न बेसिस पे।
ठीक है। कस्टमर कहता है, कंप्लेन है उसकी कि टेबल में डिफेक्ट है, और अब वो क्या करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है। वॉज द बायर एंटाइटल टू रिटर्न द टेबल टू द सेलर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट? 15 को कर सकता है, 5 को नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो सेल वैलिड हो गई ना। जैसे ही आपने आगे बेचा, थर्ड कंडीशन अट्रैक्ट हो गई, प्लेजेस और सेल द गुड्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। लेकिन जो बाकी 15 है उनको तो कर ही सकता है ना। देखो, इसको इसी तरीके से आंसर करना है। आप पहले तो तीनों पॉइंट दे आना भाई। क्या? सेक्शन 24, यहाँ 2 दिए, तुम 2 मत करना, तुम तो तीनों के तीनों डालाना, जो भी सेक्शन 24 में डालते आ रहे हो, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है देखो, ये आ गए तुम्हारे फैक्ट्स केस के। हम क्या पढ़ेंगे सीधे, कंक्लूजन। क्या दिया है देखो, व्हेन द बायर रिसीव द कंप्लेन, बायर को क्या मिली, कंप्लेन, he wanted to return all the tables to, he is entitled to return only 15 tables, not those 5 tables जो उसने आगे भेज दी थी किसको, कस्टमर। these tables were already accepted by him, so the buyer become liable under doctrine of caveat emptor, let the buyer be aware। क्या रह के बताओ मुझे। तो एक ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 डालो होमवर्क। सेल और रिटर्न का बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना एक बार। अगर सेल और रिटर्न में पीरियड दिया हुआ है 10, सपोज करो 10 डेज का ट्रायल पीरियड है, और चौथे दिन ही वो हॉर्स जो है वो एक्सपायर हो गया, तो मतलब सेल और रिटर्न बेसिस के पीरियड के दौरान ही अगर कमोडिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, हु विल बियर द रिस्क, सेलर। अभी तक तो कमोडिटी बायर को ट्रांसफर हुई नहीं थी, ठीक है। वही सेम लॉजिक लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और मिस जोशी वाला, ये मिस प्रीति वाला मैंने करा दिया था, मिस्टर जोशी गणेश की क्लास में किया है अपन ने, है ना। एक क्वेश्चन इसका और है जो मैं चाहती हूँ आप करो। ये हम कर चुके थे, टिक लगा लेना भाई, मिस्टर सैम्बल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो एक बार इसे। मतलब सेल और रिटर्न बेसिस और कैश ओनली और रिटर्न बेसिस दोनों को मिक्स कर दिया। आर ने बेचा है 2 व्हीलर, किसको, के को, और के ने आगे बेचा किसको, ए को। बेचा है, प्लेज पे रखा है, प्लेज पे रखा है। और आर ने के पास रखा था सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। आर जो है ना, वांट टू क्लेम द 2 व्हीलर फ्रॉम ए, कर सकता है क्या, ये बताओ। नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही प्लेज पे रखा, ओनरशिप ट्रांसफर टू के, और जो चीज के पास है वो ए को भी प्लेज पे रख सकता है। समझ आई चीज की नहीं, बताओ। ये केस तो तुम्हारा हुआ सेल और रिटर्न बेसिस, आपकी थर्ड कंडीशन अट्रैक्ट हो गई, इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, ठीक है। लेकिन यही मामला अगर कैश और रिटर्न होता तो क्या होता, देखो, व्हाट विल बी योर आंसर, इफ इट हैज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट व्हीकल विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस आर अंटिल द प्राइस इज पेड। अब ये कैश ओनली और रिटर्न बन गया, तो अब क्या है, अब तो व्हीकल रिकवर कर ले भाई। कैश ओनली और रिटर्न में जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक कि आप कैश का पेमेंट ना कर दो। तो इसके आंसर को एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो व्हीकल वापस नहीं ले सकता, सिर्फ क्या मिलेंगे, डैमेजेस, और सेकंड वाले में व्हीकल वापस मिल जाएगा, क्योंकि क्या है आपका कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। ये आपके लिए होमवर्क है भाई। देखो कितने सारे क्वेश्चन है सेक्शन 24, सेक्शन 24 के 3 पॉइंट है ना, बाई हार्ट रट के जाना। ये बायर खुद अपना अप्रूवल दे दे, अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो वहां से कराया था ना मिस जो प्रीति वाला क्वेश्चन, उससे 3 पॉइंट कर लेना, मैंने कल उस दिन वहां से कराए थे, तुम एक जगह से कर लेना, अलग अलग जगह से मत लेना। 3 केसेस थे, वैसे रिवाइज करो तो खुद बोल देता है मुझे पसंद है, तो जैसे ही नोटिफाई करे ओनरशिप ट्रांसफर। दूसरे केस में कमोडिटी वापस नहीं कर सकता, करता, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट और रीजनेबल टाइम लिमिट ओनरशिप ट्रांसफर। तीसरा, डज एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स कंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ सेलर। याद आ रहा है, जैसे ही सेल किया, प्लेज किया, ओनरशिप ट्रांसफर। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसका ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करो, तुमने आज ही किया ये।
यहाँ डेप्थ में आंसर नहीं है, लेकिन तुमने किया है अभी अभी ऐसा कुछ याद आ रहा है? नेमो दैट का रूल डिस्क्राइब करना, ये आंसर नहीं है, इट इज ओनली अ हिंट। आंसर तुम्हें फ्रेम करना है। लीगल प्रोविजन में नेमो दैट बताना, फैक्ट तुम्हारे पास है, आंसर तुम्हें पता है, सेल विल बी वॉइड, सेल विल बी वॉइड। ठीक है, अगर हायर परचेज का क्वेश्चन आए तो जनरल रूल में क्या जाएगा? नेमो दैट कोड नॉन हैपेंड, लीगल प्रोविजन वही जाएगा। ये तुम्हें मैंने होमवर्क में दिया जेठालाल, है ना, नाम पढ़ के कर लोगे तुम। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, आईसीआई का क्वेश्चन है, नाम से पता चल जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग इस तरीके के नाम मिले तो, मिस्टर सच, मिस्टर झूठ, मिस्टर नादान, क्या आया था? मासूम भी आया था ना, ऐसे भी आते हैं। कर लोगे यहाँ तक? बताओ बेटा। तो आज यहाँ तक का मैटर करो, कल अपनी ये यूनिट वाइंड अप हो जाएगी, कल यूनिट 3 फिनिश होगी। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर, ठीक है। एक बार कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा मुझे। प्रतीक, सक्षम, जयंत, एनीवन? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। अर्णव, अर्णव है क्या इसमें आज? अरे भाई अर्णव क्लास में नहीं है आज, तो भाई पूछो भाई, अर्णव कोई डाउट है क्या? नहीं क्या? तो डीम्ड मान लेते, नहीं है फिर कल पूछ लेगा अगर दिक्कत है तो, ठीक है। ओके, नहीं है भाई उसका डाउट, बेचारे को ऐसे ही बदनाम करते हो तुम लोग।